हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी ब्लूप्रिंट बाय मेघा शर्मा। आज स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। और ये जो वीडियो है ये ऑन डिमांड है मेरी फेवरेट स्टूडेंट के लिए। आप देखिए, चलिए बात करते हैं कहाँ से है वीडियो। ठीक है, स्टूडेंट की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, वीडियो कहाँ से है, किस चैप्टर की है, किस क्लास की है, वो सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको चैप्टर दिख रहा होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, लेक्चर फर्स्ट है। स्टार्ट कर रहे हैं आज से ये। ठीक है, और क्लास 12 की है, चैप्टर 5 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पहले चैप्टर की क्यों नहीं बनाई मैम? इसलिए नहीं बनाई कि बच्चों ने डिमांड ये करा है पहले। ठीक है, तो इसलिए मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा रही हूँ। पहले ही कुछ वीडियोस भी प्रेजेंट हैं चैनल पे, जैसे प्रिंसिपल इनहेरिटेंस की भी है, एक दो टॉपिक आपके पीसीआर वगैरह के भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, तो आप उनको भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक भी करिए, और जहां आपका मन करता है उनको शेयर भी करिए, मतलब स्टूडेंट्स के पास। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर के बारे में समझना है, फिर बेसिस किस पर? मॉलिक्यूल इनहेरिटेंस के बेस पर। चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है, आपको ध्यान में रखना है बेटा वो मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे इनहेरिटेंस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, उनके बारे में पढ़ना है हमें। अब वो मॉलिक्यूल है कौन से मैम? जैसे कि आपका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सबसे पहले बेसिक सी बात आएगी, वो क्या है कि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही होती है। अब भैया जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल वही होता है जिसको आप न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं। न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होगा वही आपका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे तुम नाइन्थ वाइन्थ क्लास में पढ़ते हो कि भैया वो क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। इसकी एक वीडियो भी डाली हुई है। बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, वही क्रोमेटिन मटेरियल जब कंडेंस हो जाता है तो कंडेंस होने के बाद एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर सा बना लेता है, जिसे आप क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, रैपिंग हो जाती है उसकी। फिर से टॉपिक पर आ जाइए। टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? जो आपका जेनेटिक मटेरियल, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे उन सब में ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्लियर? दूसरी बात आ जाती है, भैया ये न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होता है आपका डीएनए और आरएनए। मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे मोस्टली उनमें क्या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा? डीएनए। ठीक है, और आरएनए किसमें प्रेजेंट होता है? कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि कुछ में भी अगर आप बात करें तो वायरसेस हो जाते हैं। वायरस जैसे कि कोरोना वायरस हो गया, जैसे आप एचआईवी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब भैया आपको डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म पता होगी। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म क्या है। अगर नहीं भी पता है तो भी आप कमेंट करना, फिर मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब आगे बात आती है कि यहाँ मैंने ये लिखा है दैट इज द मोर स्टेबल। मोर स्टेबल का मतलब क्या है? आगे जब आप नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें क्या आएगा कि आरएनए और डीएनए के बीच में जब डिफरेंसेस पढ़ोगे तो डीएनए क्या होता है, वो आपका मोर स्टेबल होता है। क्यों होता है डीएनए मोर स्टेबल? क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। लेकिन आरएनए जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल है। तो किस लिए लेस स्टेबल है? क्योंकि ये रिएक्टिव ज्यादा है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि जो आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं, हम डीएनए को लेकर के बात कर रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये आपके पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स होते हैं। तो आप इसी को आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। पॉली मतलब मैनी। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। और न्यूक्लियोटाइड मतलब जो आपके न्यूक्लियोटाइड जब ज्वाइन होते जाएंगे तब आपका एक पॉलीमर बनता है। ठीक है, जिसे आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। अब फिर क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड? ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जो आपके डीएनए में ज्वाइन होता है, जिसकी चेन बनी हुई होती है, उसे आप न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। लेकिन ये किस किस से मिलकर के बना होता है? यहाँ से मैं सीधा यहाँ जंप कर रही हूँ, इधर देखिएगा। ये सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, अभी मैं इसमें आपको डीपली कुछ नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको आउटर नॉलेज दे रही हूँ जो इसमें हमें आगे पढ़ी जानी है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के बेस पर अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? जब आपका नाइट्रोजनस बेसिस, व्हाट आर द नाइट्रोजन बेसिस? जिसमें आपका नाइट्रोजन होता है उस मॉलिक्यूल के अंदर, उन्हें आप नाइट्रोजनस बेसिस बोलते हैं।
ये नाइट्रोजनस बेसिस आपके दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। इसके बारे में फर्दर डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा, जब आप उसमें एक फॉस्फेट भी ऐड कर देंगे, ठीक है, या फॉस्फोरिक एसिड बोल दो या फॉस्फेट बोल दो। फिर बात आती है कि पूरा जो इसका बैकबोन होता है वो उसकी पेंटोज शुगर होती है, ठीक है। पेंटोज शुगर जो होती है जिसमें आप राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, अगर आपको इनकी फुल फॉर्म आती होगी तो आप इजीली यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस और राइबोस शुगर के डिफरेंशिएट को समझ गए होंगे, ठीक है। डी का मतलब रिमूव, ठीक है, और राइबोस, जब राइबोस शुगर में से कुछ रिमूव हो जाएगा तो वो डीऑक्सी मतलब रिमूव क्या होगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो इसके बारे में जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब बताऊंगी कि यहाँ से किस पॉइंट पर वो ऑक्सीजन जो होता है वो रिमूव हो जाता है, तब ये डीऑक्सीराइबोस शुगर बनता है। फिर जंप कर जाओ ऊपर, यहाँ नाइट्रोजन बेसिस प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, ये नाइट्रोजन बेसिस के साथ जब ये शुगर पेंटोज शुगर ऐड अप होती है देन इट विल मेक द न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तब क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। याद कैसे रखोगे, एस है, एस का मतलब शुगर, तो नाइट्रोजन बेस के साथ शुगर ऐड अप है देन क्या बना आपका, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है कि जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में ये एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो ये क्या आ जाएगा, टाइड। तो क्या बना आपका, न्यूक्लियोटाइड। कैसे याद रखेंगे कि एस तो पहले ही जुड़ चुका था और पूरे न्यूक्लियोटाइड में आपको तीन चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप, उसके बाद शुगर, ठीक है। ये तीन चीजें जब आपस में मिल जाएंगी तब आपका पूरा एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो वैसे ये 11th क्लास में भी आ जाता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद की जो डिटेल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो मैंने समझाया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर।